बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर। नाज़रीन, महकमा एक्साइज़ की बात करें तो पहली बार तारीख़ में 50 अरब रुपए का हदफ जो है वो टैक्स की माद में जो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया ये बूर कर लिया गया है। ज़ाहिर है ये यकीनी तौर पर इसके पीछे काविश भी होगी, क्योंकि अब तक 50 अरब 60 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रिकवरी सामने आ चुकी है। किसने क्या किया, और ये महकमा एक्साइज़ की अगर बात करें, महकमा एक्साइज़ पंजाब की, तो कौन कौन से टैक्स ये वसूल करते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तमाम मुलाजमीन की 30 जून तक छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मज़ीद जो है वो 55 अरब रुपए का जो नया हदफ मुकर्रर कर दिया गया है, तो इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं कि महकमा एक्साइज़ पंजाब ने ये हदफ कैसे अबूर किया और अगला जो हदफ दिया गया उसको कैसे अबूर किया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद टैक्सेस के ऊपर भी बात कर लेंगे कि बजट के अंदर क्या कोई नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, या जो इस वक्त टैक्स नेट में लोग नहीं हैं उनको कैसे जो है वो टैक्स नेट में लाना। तो मेरे साथ मौजूद हैं अहमद सईद साहब, एडिशनल डायरेक्टर जनरल एक्साइज एंड टैक्सेशन, मेरे साथ मौजूद है। वेलकम कहते हैं अहमद सईद साहब जो है वो आपको प्रोग्राम में। इसी तरह मेरे साथ मौजूद हैं शाहद अली गिलानी साहब, वो डायरेक्टर रीजन सी हैं, और अदरीश शेख साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एज यूजुअल बड़ी बड़ी खबरें ब्रेक करते हैं। सबसे पहले अदरीश शेख साहब बताइएगा कि क्या मामला है इसके ऊपर, ये हदफ जो है अबूर किया गया, इसके पीछे क्या स्ट्रगल है। बहुत शुक्रिया मेरे साहब इसके लिए। खैर, सबसे पहले तो कैप्टन ऑफ शिप जो हैं एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट के मसूद मुख्तार साहब हैं, उसके बाद डीजी उमर शेर चट्टा साहब हैं। लेकिन अफसरान तो हमेशा कैप्टन ऑफ शिप होते हैं, अहकामात जारी करते हैं, स्ट्रेटजी देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद करवाना होता है जो कि डायरेक्टर्स होते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट के। जैसे लाहौर में 3 डायरेक्टोरेट हैं, 3 डायरेक्टर हैं, रीजन ए है, रीजन बी है, रीजन सी है। रीजन ए में मुश्ताक फरीदी साहब हैं, रीजन बी में अहमद सईद साहब हैं जो कि हमारे साथ इस प्रोग्राम में भी शरीक हैं, और एडिशनल डायरेक्टर जनरल में, रीजन सी में शाहिद गिलानी साहब है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो डायरेक्टर्स काम लेते हैं अपने तमाम तर अमले से, तमाम ETO से, इंस्पेक्टर से, कांस्टेबल से, अगर उनकी काविशों को ना सराहा जाए, इन तमाम तर इंस्पेक्टर्स की और इन ETOs की, तो इनके साथ ये शदीद नाइंसाफ़ी होगी। अफसरान की जानिब से अहकाम जारी कर दिए जाते हैं कि ये टारगेट है उसको अचीव, और इसके बारे में मैंने ये देखा है कि डिपार्टमेंट में बहुत से मेरे जाने वाले ETOs हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, वो ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी वही है, इलाका वही है, और हर साल जो है हमें टारगेट बढ़ाकर दे दिया जाता है। एक जगह, एक ही इलाके से, एक ही अगर हम वार्ड से 10 करोड़ वसूल कर रहे हैं तो अगले माली साल में हमें कहा जाता है 12 करोड़ वसूल किया जाए, और उसको हम वसूल करते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम वो तमाम तरह टैक्स वसूल करें। तो अगर वो सेम प्रॉपर्टी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद मैक्सिमम रिकवरी देते हैं, तो मेरा ये ज़ाती तौर पर ख्याल है कि इनकी तमाम तर काविशों की तारीफ होनी चाहिए। तो ये क्या पहली मरतबा 50 अरब रुपए का हदफ अबूर किया गया? जी बिल्कुल, इससे पहले नहीं हुआ ऐसा? इससे पहले नहीं हुआ। हर गुजरते साल के साथ, जैसे मैंने पहले गुजारिश की, तो क्या वजह क्या है, इस मरतबा क्या हुआ, पहले क्यों नहीं ऐसा होता था? इस मरतबा ये अहमद सईद साहब से करने वाला सवाल है। अहमद सईद साहब बताएंगे कि इस बार कैसे ये मुमकिन हुआ कि इतना बड़ा टारगेट 50 अरब 60 करोड़ और अब ये 55 अरब कर दिया गया है। क्योंकि अब हम साथ ये भी देखते हैं कि हर गुजरते माह के साथ जो है माली साल कम होता जाता है और टारगेट उस तरह से अचीव नहीं किया जाता। तो ये मिरेकलसली हुआ कि बहुत बड़ा टारगेट जो है ये अचीव किया गया। अहमद सईद साहब से पूछ रहे थे। अहमद सईद साहब ये बताएं कि 50 अरब रुपए का हदफ अबूर किया आपने, 50 अरब 60 करोड़ रुपए का, जी सही, ऑलमोस्ट आप 51 अरब के करीब ही चले गए हैं। तो ये फ़र्क कितना है इस मरतबा, ये रिकॉर्ड रिकवरी की गई है, इससे पहले कितना फ़र्क कितना है, और ये कितने साल, ये कितने टाइम पीरियड में ये रिकवरी की गई है? साल हम पहले 11 महीने में 50 अरब से 50.5 अरब से ऊपर जा चुके हैं। ये रिकवरी एक टीम वर्क का नतीजा है। डायरेक्टर्स तो हैं, वो अपने डिवीज़न को, अपने रीजन को देखते हैं, लेकिन नीचे तक एक पूरी एफर्ट करनी पड़ती है, और इसके अंदर फिर ETOs आते हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, कांस्टेबल्स हैं। मैं तो ये कहता होता हूँ कि जो स्वीपर और चौकीदार हैं उनका भी रोल है सारी चीज़ों के अंदर। वो हमें साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करते हैं, जो चौकीदार और दफ्तर की हिफाजत करता है, और उसके बाद फिर कांस्टेबल आता है जो कि नोटिस घर घर तक पहुंचाता है, फिर इंस्पेक्टर ऊपर लाइन तक आता है। तो पूरा डिपार्टमेंट हमारा कुछ 2700 के करीब HR है पूरे महकमे के अंदर, सूबे के अंदर। तो पूरा दिन रात एक लगन के साथ, एक एफर्ट के साथ हम चलते हैं। तो उसके बाद मुलाज़मीन को कोई अप्रिशिएट भी करते हैं? जी, इंसेंटिव हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हैं, ऑनरेरिया हम देते हैं जो अच्छे परफॉर्मेंस करना, वसूल करना आम काम नहीं है जी, वो बड़ा मुश्किल काम है। और इसके ऊपर जो गवर्नमेंट हमें ऑनरेरिया देती है, इंसेंटिव की अमाउंट देती है, वो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अच्छे वर्कर्स के अंदर, तो वो बहुत ज़रूरी है।
यहाँ पे सज़ा देना ज़रूरी है, वहाँ पे फिर इनाम देना भी ज़रूरी है। अब 55 अरब कर दिया है, तो इसके इस साल के अंदर हमने 55 अरब वसूल करना है अप टू 30 जून, तो इंशाल्लाह हम उसको 100% कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो फ़र्क क्या है? मुझे ये बता दें, आपने अच्छा काम किया, आपने रिकॉर्ड रिकवरी की है, पिछले सालों में ऐसा क्यों ऐसा नहीं होता था, अब ऐसा क्यों हो रहा है? एक तो लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको कितना रिलैक्स रखते हैं, रिलैक्स रखने के साथ आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कितना रखते हैं। जो मैनेजमेंट टूल्स हैं वो आजकल ये हैं कि आप ऊपर से लेकर नीचे तक टीम को कैसे बना के चलते हैं, बजाय से कि हम खींचातानी करते हैं। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं इस साल हमारे अंदर हुई, ETOs, डायरेक्टर्स और इंस्पेक्टर्स के अंदर, यानी कि पूरा टाइम मिला हमें, को काम करने दिया गया, पूरा टाइम मिला उसको पूरा दिया गया। जी बिल्कुल ऐसा ही। बिल्कुल। तो ये सेक्रेटरी और DG की जो लीडरशिप इसके ऊपर डिपेंड करता है कि महकमा कैसे लेके चलते हैं। तो इस साल हमने फ़र्क ये महसूस किया। तो अब कितना मुश्किल है मजीद जो है वो 30 जून तक ये आप जो टारगेट इंशाल्लाह, हाँ इंशाल्लाह हम कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। 50.5 अरब हम कर चुके हैं, तो बाकी रह गया 4.5 बिलियन, वो जून के अंदर इंशाल्लाह हम एफर्ट करेंगे, पूरा कर लेंगे। ठीक। MSI साहब ये बता दें कि इस वक्त कितने ऐसे लोग हैं, शहरी हैं, जो कि इस नेट में शामिल नहीं है, इस टैक्स नेट में? अभी गवर्नमेंट जो पंजाब की गवर्नमेंट, उसका इसका ये स्लोगन है कि जो टैक्स पे कर रहे हैं इस वक्त लोग, उसके ऊपर मज़ीद आप बर्डन नहीं डालेंगे, टैक्स नेट के अंदर नए लोग लेकर आएँ। तो हमने पिछले 6 महीनों में एफर्ट करके 6 लाख लोग और टैक्स नेट में लेकर आए हैं, जो बड़े शहरों के लोग हैं, लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान वगैरह। छोटे शहरों के लोग इसमें शामिल नहीं हैं। अगले 3 महीने के अंदर, जो पहला हमें क्वार्टर मिलेगा अगले माली साल का 30 सितंबर के अंदर तो हम एफर्ट करें कि 6 लाख मज़ीद इसमें इजाफा किया जाए। तो गवर्नमेंट का ये जो ख्वाब है ये हम पूरा करना चाहते हैं। गिलानी साहब से भी बात करते हैं, एडिशनल डायरेक्टर हमारे साथ रीजन C के हैं, उनसे बात करते हैं। गिलानी साहब, ये जो अचीवमेंट है, जो बताया जा रहा है कि एक्साइज महकमे की अगर बात करें तो ये रिकॉर्ड रिकवरी की गई है, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से है जी कि सबकी इकट्ठी ये एक एफर्ट थी, जो हमारे सीनियर्स थे उनकी हमारे साथ बहुत अच्छी लाइजोन कह लें या उनका बैकअप था, और हमारे जो स्टाफ था वो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये कि जो 50 बिलियन का हमने एक लैंडमार्क अचीव किया है, उसके अंदर सबकी पूरे पंजाब की एफर्ट है। सबसे ज़्यादा जो टारगेट था वो रीजन C का था इसके अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह जो रीजन C है उसने पहले 9.5 महीने के अंदर अपना टारगेट अचीव किया 13 बिलियन का, और मजीद इजाफी जो 3-3.5 बिलियन का टारगेट है वो इंशाल्लाह हम अचीव करेंगे, और 16+ रीजन C अकेला देगा जी। और इसमें मुझे ये बता दें, अभी यहाँ पर MSI साहब भी बैठे हुए हैं, इनसे भी बात हो रही थी कि जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको लाने के लिए क्या आप काम कर रहे हैं? देखें जी, इस वक्त शदीद गर्मी की सूरत हाल है, और इस गर्मी की सूरत हाल में हमारी जो टीम्स हैं अभी भी गर्मी में फील्ड के अंदर है। रोड चेक्स काफ़ी एक्सटेंसिवली हमने किए पिछले कोई 6-7 महीने से, और पहले तो हम वीकली 2 दिन करते थे, लेकिन अब जून में जो कोई इजाफी टारगेट हमें मिल गया है, हमने उसको डेली बेसिस पे कर दिया। हम सुबह के टाइम पे भी करते हैं, और थोड़ी सी धूप जब कम होती है फिर दोबारा हम स्टार्ट करते हैं चेक्स को। और उसके अंदर काफ़ी सारा जो व्हीकल्स हैं जो टैक्स शॉर्ट थी वो आई हैं हमारे नेट के अंदर, और बहुत सारी अनरजिस्टर्ड व्हीकल्स भी पकड़ी हमने, और ये सारा सिलसिला चलता रहता है। इस तरह से लाइकवाइज प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर हमारी टीम्स सुबह के टाइम पे क्रैकडाउन करती हैं, शाम को क्रैकडाउन करती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्टाफ है वेल डेडिकेटेड है, और अच्छा खासा रेवेन्यू जो आप देख भी रहे हैं 50+ किया हमने, तो ये एक टीम एफर्ट थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि कितने किस्म के टैक्स एक्साइज महकमा एक्साइज जो है वो कलेक्ट करता है, और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आपने किस टैक्स के माध्यम में इकट्ठा किया? जी, सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा टैक्सेस हैं जो फ्रीक्वेंटली हम इकट्ठा करते हैं वो मेजर हमारे 3 ही हैं। एक प्रॉपर्टी टैक्स है, एक मोटर व्हीकल टैक्स है, एक एक्साइज ड्यूटी है, बाकी प्रोफेशनल टैक्स है, कॉटन सी है, और इसके अलावा बटिंग टैक्स ऑन बटिंग हाईवेज एंड मोटरवेज वो है इसके अंदर, लग्जरी हाउस टैक्स भी है। तो बाकी इसके अंदर सबसे जो टैक्स इकट्ठा हुआ है वो मोटर व्हीकल्स के अंदर इकट्ठा हुआ है। उसके अंदर गवर्नमेंट इंटरवेंशन थी, कुछ पॉलिसीज थी हमारी, और उसके अंदर हम ऑनलाइन सिस्टम कर दिया हमने, सहूलियात। अभी ऑनलाइन होने के बावजूद अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टी टैक्स की अगर बात करें तो बहुत सारे लोग अभी भी टैक्स नहीं देते।
जी बिल्कुल। और ये आपका बात जो ठीक है नोटिस होता है उसको कि संजीदा भी नहीं लिया जाता। नहीं, ये जो प्रॉपर्टी टैक्स का इशू है इसके अंदर तो सीधी सी बात है कि ये हमने छोटे से लेके बड़े बंदे तक भी टैक्स देना होता है। छोटे छोटे घर होते हैं, अलबत्ता जो रेजिडेंशियल हाउसेज होते हैं उनसे टैक्स लेना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन हमारा स्टाफ उधर भी एक्टिवली काम करता है और बड़ा अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है। और देखें, प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर भी हमने ठीक ठाक पैसा इकट्ठा किया है। दो कि हमने इसकी एक इंटरवेंशन की, हम रेंटेबिलिटी से निकल के कैपिटल वैल्यूएशन की साइड पे गए, जो कि काफ़ी एक अपहिल टास्क था हमारे लिए। एक नई स्कीम लेके आए, उस स्कीम के अंदर भी हमारे स्टाफ ने एक वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म की एफर्ट की जिसके अंदर से ठीक ठाक रेवेन्यू आया। लेकिन ना ये सारी चीज़ें इकट्ठे करने के बाद ही तो 50 अरब से ऊपर गए हैं ना, ये फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है। तो ये कह लें, ये हमारे स्टाफ की, कह लें हमारे सीनियर्स की जो सबसे ज़्यादा पुशअप्स था, उनका एक ये कहने के इतमाद या एतबार था हम पे कि हम कर लेंगे, वो चीज़ों ने हमारे स्टाफ को काफ़ी आगे लेके। बिल्कुल ठीक है, साथ ही रहिएगा। शेख साहब ये बताएं कि ये ऑनलाइन सर्विसेज कौन सी है, ये क्या तरीक़ेकार है इसका? जी, मैं उससे पहले मियाँ साहब मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगा। शाहिद गिलानी साहब जो फरमा रहे थे उसमें अनडाउटेड ये बात है कि 45 डिग्री से ज़ायद 46, 47, 48 डिग्री टेम्परेचर है, और इस टेम्परेचर में बाहर खड़े होना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, बर्दाश्त नहीं होती, इतनी शदीद गर्मी है। और इस शदीद गर्मी में वो तमाम तर मुलाजमीन, अगर हम सिर्फ लाहौर ही की बात करें, लाहौर के 2 रीजन्स हैं, रीजन ए और रीजन बी, और जब डीजी या सेक्रेटरी ने मुकम्मल सख्ती की हो कि और टारगेट भी बढ़ा दिया हो आखिरी महीने में माली साल के, तो बड़ा मुश्किल है उसको अचीव करना। तो ये तमाम तर जो स्टाफ, इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं और उनसे जो काम ले रहे हैं ETOs, ये उनकी बहुत बड़ी काविश है, इतने शदीद सख्त मौसम में करें। और साथ ही शाहिद गिलानी साहब चूँकि मोटर तमाम उसको देखते हैं, मोटर व्हीकल से रिलेटेड तमाम तर मामलात को, वो जो नाके उनके लगा रही हैं टीम्स, वो भी जो है वो इस धूप में खड़े होते हैं। नाकों तक नौबत क्यों पहुंचती है, क्यों वो इस टाइम वो चेकिंग करते हैं कि अगर एक वो डिफाल्टर गाड़ी मिल जाती है बगैर रजिस्ट्रेशन के, गाड़ियां निज़ाम हैं, नहीं है कि वो नाके ना लगाने पड़े। पहले नाके बड़े होते हैं पुलिस के, तो ऐसा निज़ाम हो कि लोग खुद ही जो है वो इसके ऊपर अमल दरामद करें। जी, इसके बारे में अहमद सईद साहब ADG हमारे साथ मौजूद हैं, वो ये नाकों वाली चीज़ को वो ऑब्वियसली जस्टिफाई कर देते हैं। लेकिन मैं उसमें और ये टैक्स की टाइप्स और अपील्स और ऑनलाइन चीज़ें जो है अहमद सईद साहब डिटेल में बताते हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ मुलाजमीन की बात करना चाहूँगा, और इसमें एक बात मैंने लाजमी ऐड करनी है। आज ही के रोज़ अली कॉम्प्लेक्स जो कि एक बड़ा अहम तरीन दफ्तर है एक्साइज डिपार्टमेंट का, ये इधर शिमला पहाड़ी के करीब बीबियाँ पाकदामन के पास वो जो है वो दफ्तर है, और रीजन ए तकरीबन सारा वहाँ पर ऑपरेट करता है। डायरेक्टर है हमारे इस रीजन के मुश्ताक फरीदी साहब। आज वहाँ पर एक ETO साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी उम्र दी इसी डिपार्टमेंट को, काम करते रहे, रेवेन्यू इकट्ठा करते रहे। आज उन्होंने रिटायर होना था मियाँ साहब, ठीक है मसीद साहब, तो और उनकी रिटायरमेंट की आज तकरीब गई थी, वक्त रखा गया था 11 बजे का। और 11 बजे जब वो डायरेक्टर वहाँ पर आए तो पता लगा कि वो बिजली नहीं है और शदीद तरीन गर्मी थी, अंधेरा है। इस मामले को हम लाहौर रंग पर, नियो पर मुतअद्दिद बार उजागर कर चुके हैं कि सहूलियात की कमी है, क्योंकि अगर एक इंस्पेक्टर अपना हदफ पूरा नहीं करता तो उसको इजहार वजू का नोटिस जारी किया जाता है, पीड एक्ट की कार्रवाई भी उसके खिलाफ, ये सारा कुछ होता है। अहमद सईद साहब से पूछ लेते हैं। अहमद सईद साहब, सहूलियात के ऊपर अदरी शेख साहब बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। यही आपके वो हीरोज़ हैं जो आपका रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं। तो बाई चांस हमने अली कॉम्प्लेक्स का विजिट भी किया था, तो वहाँ पे शेख साहब ट्रैक्टर जो है जनरेटर मौजूद है, किसी वजह से वो ऑन नहीं होगा या उसको डीजल का इशू होगा, अदरवाइज बैकअप के लिए जनरेटर मौजूद है हमारे हर ऑफिस में। क्योंकि पंजाब हुकूमत तो सारे महकमे आउटसोर्स कर रही है, लेकिन आप तो नहीं, इंशाल्लाह हम तो रेवेन्यू कमा कर दे रहे हैं, रेवेन्यू इकट्ठा करके दे रहे हैं। हम तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आप सहूलियात दें ताकि हम इसको 50 बिलियन से कोई 70 या 100 बिलियन की तरफ लेके जाएं। अच्छा, दूसरा ये बता दें कि ऑनलाइन सर्विसेज के ऊपर आपसे भी पूछना चाहता हूँ, ये क्या और पीर का तरीक़ेकार तब्दील कर दिया गया है, अब नया तरीक़ेकार क्या है अगर किसी ने अपील करनी है तो? ऑनलाइन जो सर्विसेज हमारी वो तो काफ़ी सालों से चल रही हैं। आप जो गाड़ी का टोकन टैक्स है वो आपको किसी ऑफिस में जाके पे नहीं करना पड़ता, ऑनलाइन घर बैठ के पे करते हैं आप। ठीक है, इस तरह आप प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। ऐप है आपकी? ये हमारी ऐप है, हमारी वेबसाइट पे आप जाते हैं एक्साइज पंजाब के ऊपर, वहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज को क्लिक करते हैं तो सारी खुल जाती हैं। प्रॉपर्टी टैक्स पे करना तो यहाँ पे अगर किसी ने अपनी गाड़ी को चेक करना है कि उसका टोकन पे है या नहीं, वो भी पता चलेगा? वेबसाइट पे अवेलेबल है इन्फॉर्मेशन।
टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, आप सारा ऑनलाइन पे क्या वजह कि आपको नाके लगाने पड़ते हैं? शहरी क्यों नहीं ये बहुत टैक्स अच्छा, पे करते? ये बहुत अच्छा सवाल है। तो टैक्स माइंडेड हम उतने अभी नहीं हैं जितना यूरोप है। तो और कुछ सिस्टम के अंदर भी हम इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं कि जो गाड़ी शोरूम से निकलती है उसका मैकेनिज्म बनाएं कि वो रजिस्टर्ड होकर निकले। टाइम कितना होता है उनके पास कि वो कब तक उन्हें रजिस्टर्ड कराना है? टाइम दे रहे हैं या फौरी है? लॉ के मुताबिक कोई टाइम नहीं है, रोड पे गाड़ी उस वक्त आएगी। बहुत सारी गाड़ियां हम देखते हैं कि नंबर प्लेट्स नहीं लगी। हाँ जी, वो क्योंकि हमारे एनफोर्समेंट के मसाइल हैं, अंदर फैमिलीज बैठी होती हैं, फिर रोकते हैं, फिर आगे से हमें कोई इस तरह रिएक्शन आता है तो हम कोशिश करते हैं कि उनको वार्निंग दें। बिल्कुल ठीक है जी। इसके ऊपर जो है वो तो अपील के तरीक़ेकार के ऊपर पूछना अपील का तरीका इस साल हमने चेंज किया। अपील सिर्फ ऑनलाइन हो रही है। अपीलें हमारे पास मैनुअल आ रही थी सब डायरेक्टर्स के पास, अब मैकेनिज्म गवर्नमेंट ने चेंज किया है और हम सिर्फ ऑनलाइन अपील को अटेंड कर रहे हैं। लोग घर बैठे अपील कर रहे हैं, घर बैठे उनको अपील का नंबर मिल रहा है, उसके बाद हम उनकी हेयरिंग करते हैं और फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है अपील फाइल करने के लिए। हेयरिंग के लिए हम एक दफ़ा उनको ज़रूर तकलीफ देंगे। पहले हमको इस तरह के 2-3 चक्कर लगाने पड़ते थे अपील फाइल करने के लिए, अब अपील फाइल करने के लिए किसी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। ये भी हमारी वेबसाइट बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि उनको प्रॉपर्टी टैक्स का जो नोटिस आता है उसमें एरियर डाल दिया जाता है। सही। तो इसका मैकेनिज्म अपील ही है कि आप उसमें डिटेल बताएंगे कि इस किस साल के एरिया का आपका इशू है, किस साल से आप रिलीफ चाहते हैं, उस साल आपके प्रॉपर्टी का यूज़ क्या था, कमर्शियल था, सेल्फ था, रेंटेड था, उसके ऊपर इंक्वायरी करके इसको रिलीफ देते हैं और बहुत हज़ारों की तादाद में हम लोगों को रिलीफ दे चुके हैं। शाहिद गिलानी साहब बताइएगा, क्योंकि आपके रेलिवेंट सवाल है, आप चूँकि मोटर व्हीकल्स को ये टैक्स को भी देखते हैं, तो बताइएगा कि ये जो लोग आप नाके लगाकर उनको रोकते हैं, फिर उनको जब वो वहाँ पर कोई क्या सजा है ऐसे लोगों की जो कई साल तक टैक्स पे नहीं करते? जी बिल्कुल, जो तो हमारा आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बात करें आप। जी 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 बिल्कुल, हमने रोड चेक्स इसलिए लगाए होते हैं कि उसके अंदर 2 चीजें हम कर रहे होते हैं एक ही टाइम के अंदर। एक तो हम लोगों के अंदर अवेयरनेस कैंपेन करते हैं स्टार्ट के डेज में, जब फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है, ताकि लोग सेंसिटाइज हो जाएं हमारे नाके चेक्स देखने के बाद, ये करें कि टैक्स जो डिफॉल्ट है वो उसको पूरी तौर पे पे कर दें। अदरवाइज फिर हम जब कमर्शियल मैयर्स की साइड पे आते हैं तो फिर हमारे पास उनकी जो गाड़ी है वो स्टेशन कर देते हैं। स्टेशन से मीन है उसको जो लॉ हमारा हमें कहता है कि जब वो गाड़ी अगर डिफॉल्ट के अंदर है या अनरजिस्टर्ड व्हीकल है तो हम उसको रोड की साइड पे उसको ये कह लें कि बंद कर देते हैं उसको। दूसरा ये है कि अगर तो हम रोड पे नहीं करते तो फिर हमारे पास जो करीबी थाना होता है वहाँ पे ले जाके उसको बंद कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं जी, उनको वो कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था, हमने जो है वो उनकी फैमिली से बैठी होती है या कोई जिसके नाम गाड़ी है वो नहीं होता, दूसरा फैमिली मेंबर चला रहा होता है, तो उसकी शिकायत ये होती है जी हमें तो पता ही नहीं था कि पे करना है, अब हमारे पास इतना कैश नहीं है। ऐसे लोगों के लिए अवेयरनेस कैसे लानी है, उनको कैसे पता लगेगा कि टैक्स पे करना है, टोकन पे करने हैं? जी देखें, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। पहली बात तो ये कहना कि मुझे पता नहीं था, आपको पता होना चाहिए कि आप गाड़ी लेके रोड पे आ रहे हैं तो वो जो रोड आप यूज कर रहे हैं आप इसका टैक्स भी पे करना है। गवर्नमेंट ने सर्टन आपकी ऑब्लिगेशन लगाई हुई है, आपने वो मीट करनी है। दूसरी ये चीज है कि ये लोग कहते हैं कि हमारे पास पता नहीं चले, नहीं पता था, हमने ऑनलाइन आपको सहूलत प्रोवाइड की है, हम मौके पे हमारा सिस्टम इतना अपडेटेड है। ये कब से शुरू हुआ है ऑनलाइन का मामला, जो हर शख्स हर शहरी जो है वो ऑनलाइन अपना टैक्स गाड़ी का टोकन पे कर सकता है, ये कब से सिलसिला शुरू हुआ है? देखिए ये तो 2019-20 से हमने टोकन ऑनलाइन कर दिया था, ठीक है, और अब तो हमने बाकी जो सर्विसेज हैं वो भी ऑनलाइन कर दी हैं। आप अपने सिस्टम पे जाके ट्रांसफर भी कर सकते हैं ऑनलाइन, और इसके अलावा जो कैश हैंडलिंग है विंडो के ऊपर मोटर टैक्स के रिगार्डिंग, वो तो बिल्कुल हमने खत्म कर दिया कैश हैंडलिंग करना। हम ई पे के जरिए से आपको PSID देते हैं, PSID जनरेट कर देते हैं, आप किसी भी बैंक में जाके पे तो नहीं उसी वक्त कैश की सहूलत होती है जब बैंक के अंदर होती है सहूलत, किस किस्म की जायज कैश की सहूलत भी? हर तरह सर, हर तरह जायज कैश से कर लें, आप बैंक में जा कर लें, अपने अकाउंट से ऑनलाइन कर लें। जी देखें, ये चीजें सारी ईज हो गई है। अब तो ये रहा ही नहीं कि कैश आप कैरी करें और लेके जाएं, फिर आप एक्साइज के दफ्तर में जमा करवाएं, एक्साइज वाले वहां से उठा के बैंक में लेके जाएं, ये तो बात हमने खत्म कर दी है। आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे आप।
तो अब तक कितनी व्हीकल्स अभी भी हैं, कोई ऐसी व्हीकल्स, गाड़ियां जिन्होंने टोकन पे नहीं किए? चूंकि ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, ये अभी लाहौर में है, थोड़ी देर बाद ये शिफ्रा में होगी, जी, ऐसे ही है। प्रोविंस चली जाएगी, तो आती रहती है हमारे। ये जो चेक्स है ये जरूरी है, अगर इनको नहीं लगाएंगे तो हम डिफॉल्ट व्हीकल्स नहीं पकड़ सकेंगे। तो ये आप सरप्राइज लगाते हैं या आपका शेड्यूल होता है महीने के अंदर कि ये यहाँ पर ये सारा कुछ करना है? नहीं, ये जी हमारा वीकली पहले था और बड़ा हम डिफरेंट एजेंसीज के साथ मिलकर लगाते थे, मंगल वाले दिन और जुमेरात वाले दिन, ये 2 दिन लगाते थे वीकली। और इसके अंदर हमारे साथ कस्टम्स वाले होते थे, पुलिस वाले होते थे, हमारी इकट्ठी टिकट्स लगती थी इनके साथ। तो उसके अंदर हम ये क्रैकडाउन करते थे, लॉ इन्फोर्समेंट के रिगार्डिंग कोई चीज़ आ जाती थी, टैक्स रिगार्डिंग वो हम देख लेते थे, कोई चोरी की गाड़ी आ गई है पुलिस देख लेती थी, नॉन कस्टम प्लेट आ गई है तो कस्टम वालों को दे देते थे हम पकड़ के। इसको स्पीयर हेड एक्साइज एंड टैक्सेशन ही कर रहा था, और स्टिल इसको हम स्पीयर हेड कर रहे हैं। अभी चूंकि टारगेट फाइनेंस डिपार्टमेंट से हमें ज़्यादा और मिल गया, हम इंशाल्लाह उसको मीट करेंगे इंशाल्लाह। तो वो जो टारगेट उसके लिए हमने डेली बेसिस पे नाकी शुरू कर दी हैं। अब हमारा प्राइमरीली फोकस जो है वो अपने रेवेन्यू जनरेशन की साइड पे है, जो कि अभी पीछे हमारे पास थोड़े से दिन रह गए हैं, आपको भी पता है कुछ 16-17 दिन रह गए हैं, तो इंशाल्लाह इसके अंदर हमने अपना टारगेट मीट और गैर नमूना नंबर प्लेट्स के ऊपर क्या कहेंगे जो लगाते हैं लोग? जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन है। ये बाकायदा हमारा ऊपर से इंस्ट्रक्शंस है हमें, हमने जो गैर नमूना नंबर प्लेट्स हैं उनके ऊपर काफी अच्छा क्रैकडाउन किया उनके ऊपर। तो नहीं, इस वक्त कोई ऐसा स्टॉक तो नहीं पड़ा हुआ लोगों को जो आपने नंबर प्लेट जारी करनी है? बाज़ दफ़ा ये होता है कि जारी नहीं होती, वो एक्सक्यूज करते हैं जी हमें तो नंबर प्लेट जारी नहीं की गई, हम क्या करें? देखिए जी, जो तो बैकलॉग वाली प्लेट थी वो तो हमारा मोस्टली बैकलॉग चला गया है, वो ड्यू टू सम रीजंस हम प्लेट्स लोगों को नहीं दे सके थे, वो तो हमने ऑलमोस्ट 80% अपना चंक क्लियर कर दिया है। जो आगे से प्लेट है वो हम उनसे पैसे नहीं ले रहे, गवर्नमेंट उनसे पैसे नहीं ले रही, और वो प्लेट लोगों को हमने कहा हुआ कि स्टैंडर्ड जो फॉर्मेट हमने प्रोवाइड किया उसके मुताबिक आप बाहर से बनवा लें, क्योंकि हमारे वो सेफ सिटी के साथ भी मिसाइल पैदा हो जाते हैं। अगर गैर नमूना प्लेट हो तो वो कैमरों के अंदर रीडेबिलिटी का इशू आ जाता है, तो लॉ इन्फोर्समेंट का इशू डेवलप हो जाता है, उसके ऊपर भी हम क्रैकडाउन करते हैं। तो अब ठीक, मतलब काफी लोग अल्हम्दुलिल्लाह देखा हमने कि पाकिस्तान की शहरी पर्टिकुलर लाहौर के अंदर हम देखा है कि काफी अच्छा रिस्पॉन्स है उनकी साइड। बिल्कुल ठीक है, साथ रहिएगा। अहमद सईद साहब, अभी माशाल्लाह काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं आप, मज़ीद टारगेट आपको मिला है, तो मज़ीद जिद्दत क्या ला रहे हैं आप अभी एक्साइज के डिपार्टमेंट में? हाँ जी, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम कर रहे हैं। एक तो जो हमारा रेटिंग एरिया होते थे नोटिफाइड, उसमें गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करके जो भी अर्बन एरिया होगा अब वो रेटिंग एरिया बन चुका होगा। मतलब जो शहरी आबादी के अंदर प्रॉपर्टी मान रही होगी वो टैक्सेबल होगी। इसके अलावा शहरी आबादी के बाहर अगर कोई सोसाइटी अप्रूव्ड है तो वो भी प्रॉपर्टी टैक्स की नेट में अब आएगी। तो हमें इसलिए उम्मीद है कि हम 6-7 लाख ऐसी सोसाइटीज जो अप्रूव्ड नहीं है उनके बारे में उससे टैक्स लेकर हम उसको फिर अप्रूवल की साइड पर नहीं ले जाना चाहते। उसके ऊपर जो मुतलका महकमे हैं, LDA, वो क्रैकडाउन करे कि कैसे बन रही है वो, उससे हम टैक्स लेकर उसको फिर लीगलाइज नहीं करना चाहते। हम सिर्फ अप्रूव सोसाइटी की तरफ जाके उनको टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। तो इसके ऊपर हम काम करने लगे हैं इंशाल्लाह 1 जुलाई से। अहमद सईद साहब, एक तो ये बता दें कि कितना वक्त लगेगा अगर तमाम शहरियों को, अभी आपने डाटा बताया था कि इतने लोग टैक्स नेट में नहीं है, आप उनको टैक्स नेट में लाएंगे, फिर उसके बाद आप क्या समझते हैं कितना रेवेन्यू मज़ीद अगर इनको टैक्स नेट में लाया जाए तो आप बढ़ा सकते हैं? हाँ, ये टैक्स नेट में तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इनको कंप्लीट कर लेंगे जी। जो मैंने आपको बताया कि सारी शहरी आबादी के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ बनी हो नेट में आ जाएंगी इंशाल्लाह, और जो शहरी आबादी के बाहर अप्रूव्ड स्कीम्स बनी हुई हैं और अच्छे खासे महंगे वहाँ पे प्लॉट हैं और घर हैं, वो भी टैक्स नेट में इंशाल्लाह आ जाएंगी। तो हम अगले साल 5-6 महीने ये काम करके सारे नेट में ले आएंगे, तो हमारा रेवेन्यू तो इंशाल्लाह 70 बिलियन तक जा सकता है, उसमें कोई इशू नहीं हमारे लिए जी। इंशाल्लाह ये टारगेट है जी। ठीक है, अजीज शेख साहब, मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? 30 जून तक जी, और बड़ा वो उनको इतनी कोई वो टेंशन नहीं है छुट्टियां मनसूख होने की, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो इस फाइनेंशियल ईयर में अपना दिया हुआ टारगेट अचीव नहीं करेंगे, उनके खिलाफ अफसरान जो है वो कार्रवाई करेंगे, और इस सिलसिले में कार्रवाइयाँ होती हैं। अच्छा, वैसे कार्रवाइयाँ होती हैं या नहीं, ये बराए नाम ही है? नहीं, ये बिल्कुल होती हैं। और ये एक मैं बड़ी फ्रैंक, आई बैग योर पार्डन अहमद सईद साहब, कि मैं इनके पास मुतअद्दिद बार वो उधर डायरेक्टोरेट जाता हूँ तो वहाँ पर यौम हिसाब लगा होता है ये इंस्पेक्टर्स का, और सज़ा भी हो रही होती है, जुर्माना भी हो रहा होता है, और
जो है माफ़ भी किया जा रहा होता है कि अगर किसी को ये देखा गया कि 4 माह में उसकी रिकवरी अच्छी रही, 5वें माह अगर उसका फ़र्क आ गया तो उसको जो है वार्निंग भी दी जाती है कि आइंदा से ठीक करो, क्योंकि उसको पता है कि उसके लिए सज़ा की बजाय उसको सिर्फ और सिर्फ हल्का सा उसको पुश कर देना वो आइंदा से अच्छा करेगा। तो ये किया जाता है वहाँ पे। एक में अभी अहमद सईद साहब फरमा रहे थे, वो पॉइंट जो है मैं चाहूँगा उसके ऊपर भी थोड़ा सा वो है डिस्कशन हो जाए। इन्होंने ये बताया कि इलीगल हाउसिंग स्कीम्स जो हैं उनसे टैक्स नहीं लेते, और ऑब्वियसली इनकी वो जो उसके बारे में जवाज़ है वो भी जायज़ है कि टैक्स लेंगे, वो प्रॉपर्टी टैक्स का उनके पास नोटिस आएगा, उसको बेस बनाकर वो कोर्ट में जाके स्टे ले लेंगे, वो अपनी एक लीगल स्टैंडिंग बना लेंगे। वो लीगल उनको स्टैंडिंग ना देने के लिए, लीगल कवर ना देने के लिए उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जाता। लेकिन मेरी ये इतलात है, शायद लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर भी वो तमाम तर लिस्ट मौजूद है, 300 से ज़ायद हाउसिंग स्कीम्स हैं लाहौर में जो कि इलीगल हैं। तो अगर ये 300 से ज़ायद एक हाउसिंग स्कीम में अगर 1000 घर हो, उसको 330 से अगर हम ज़रब दिले तो ये बड़ी लंबी चौड़ी जो है वो उसका फिगर सामने आता है। और उसका अगर टैक्स भी निकाला जाए सामने, अभी कैलकुलेटर से वो निकल आएगा, वो एक्साइज की वो वेबसाइट पर भी कैलकुलेटर मौजूद है, तो ये शायद अरबों रुपए का रेवेन्यू है सिर्फ और सिर्फ लाहौर की हद तक। एक दिन फैसला किया था कि ये जितनी भी सोसाइटीज लीगल किया जी, उस हवाले से जो है सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब जो है नबील जावेद, वो सारा लीगलाइज करने का वो देख रहे हैं। मेंबर जुडिशल 2 हैं इकबाल हुसैन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, वो इस मामले में मशावरत में है। इसके साथ साथ वो जो है LDA के साथ भी राब्ते में। तो मैं तो ये गुजारिश करूंगा मेरे सब के अगर लाहौर में 300 से ज़ायद इलीगल हाउसिंग स्कीम्स हैं जो कि LDA मानता है, लेकिन शेख साहब ये तादाद बहुत ज्यादा है, क्या इतनी बड़ी तादाद में सोसाइटीज को लीगल कर लेंगे? मैं सब वो लीगलाइज, मैं तो ये कहता हूं कि फिर एक्साइज डिपार्टमेंट लेटर लिखे, सेक्रेटरी हाउसिंग को लेटर लिखे, DG LDA को लेटर लिखे, DG RDA को, MDA को, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लेटर लिखे, इन सबको मरासले लिखे जाए और इन सबको ये कहा जाए कि इनको लीगलाइज करिए या इनको जुर्माना करना है, जुर्माना कीजिए। इनसे अगर आपने वो जो एक पब्लिक एरिया होता है, रास्ते होते हैं, नाले खाले जो होते हैं, पार्क, कब्रिस्तान, मस्जिद की वो सारी अगर ज़मीनें वो उनको रखवा के उनको जुर्माना आयद करें और उनको लीगलाइज करें। क्योंकि अभी एक बहुत बड़ा ये पॉइंट अहमद सईद साहब ने दिया कि इनको लीगलाइज डेवलपमेंट अथॉरिटीज और बल्दियात की जानिब से ना करके पंजाब हुकूमत को सिर्फ और सिर्फ ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी मद में अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। आप क्या कहते हैं अहमद सईद साहब? नहीं अहमद सईद साहब, क्या ये इख्तियार आपको ना दे दिया जाए कि सोसाइटीज को देखें आप नहीं, वो और लीगल करने के लिए आपकी भी ओपिनियन हो? इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी मौजूद है। उसमें क्लैरिफाई कर देता हूँ शेख साहब की बात को। जो मैंने बात की थी वो ये है कि शहरी आबादी के अंदर है ना, जो अर्बन लिमिट्स के अंदर सोसाइटीज़ हैं वो या इलीगल हैं या लीगल, उससे टैक्स ले रहे हैं हम। मैं बात कर रहा हूँ जो शहरी आबादी के बाहर बन चुकी हैं, वो अगर अप्रूव्ड है वहाँ से हम लेंगे, वो अगर शहरी आबादी के बाहर इलीगल है तो उससे नहीं लेंगे। तो ये क्लैरिफाई लाहौर में वागा के इलाके में मौजूद है, मनामा के इलाके में वो लिमिट के अंदर ही आप टैक्स वसूल कर रहे हैं, कौन से टैक्स वसूल कर रहे हैं, वो करना भी चाहिए उससे। तो अगर जड़ा वाले में है, शेखुपुरा में है, अगर शहरी आबादी, क्योंकि अब तो वो फसलें वगैरह तो खा गई है जो हाउसिंग स्कीम से, अब तो शेख साहब छोटे छोटे शहरों के बाहर बन गई हैं जी, 2-2 3-3 4-4 एकड़ में छोटी-छोटी ऐसी 4-4 एकड़ में लोगों ने प्लॉटिंग की है, काट कर उसको कोई उसका NOC, कोई उसका कानूनी कार्रवाई कोई चक्कर ही नहीं की जाती। और ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी ये डिस्कस किया था कि LDA की तरह के जो एजेंसीज हैं उनके अपने लोग कंसल्टेंसी देते हैं कि आप ये करोगे, आप 4 दीवारी बनाओगे, आप एक स्ट्रक्चर बनाओगे, हमारी गाड़ी आएगी, वो 3 दीवारें, एक छत गिराएगी, उसके बाद क्रेन वापस चली जाएगी, आप उसको दोबारा तामीर कर लेना, आप भी खुश, हम भी खुश, वो हंसी खुशी रहने लगे, उस तरह से है। लेकिन मेरा वो सवाल फिर भी वही है जिसको अभी वो मजीद रिफाइन कर दिया अहमद सईद साहब ने कि जो शहरी आबादी के बाहर हैं, जो जहां पर भी हैं, अच्छा मेरा ये कितनी हो सकती, कोई डाटा आपने कलेक्ट किया होगा? नहीं, LDA का सब्जेक्ट है, हमें तो वो लिस्ट अवेलेबल है जो शहरी आबादी से बाहर है। नहीं, आप LDA को लिख तो सकते हैं ना कि इसके ऊपर हमें डाटा दें, और हाँ वो वेबसाइट के अवेलेबल है, जो अप्रूव्ड हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और शहरी आबादी के बाहर ही हैं, वो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। उसके ऊपर हमने सर्वे भी स्टार्ट कर दिया है और उसको टैक्स नेट में हम ला रहे हैं, उसको शुरू कर रहे हैं। और इलीगल हाउसिंग स्कीम से वो जो अरबों रुपए का टैक्स जो रेवेन्यू से पंजाब महरूम हो रहा है, मेरा ख्याल है उसको भी, उस मामले को भी देखने की ज़रूरत है एक्साइज डिपार्टमेंट को। ऑब्वियसली इतनी बड़ी रिकवरी कर ली और अगर ये भी काम हो जाएगा तो 50 अरब का तो रेवेन्यू और उसमें ऐड हो जाएगा अगर ये इलीगल हाउसिंग स्कीम्स भी टैक्स नेट में आ जाती हैं। 50 अरब का? जी मियां साहब, 300 हाउसिंग स्कीम्स हैं, एक हाउसिंग स्कीम में अगर 1000 प्लॉट भी लगा लिए जाए तो ये बहुत दूर बात चली जाती है। और नहीं, उनमें 3 मरले के तो भी हैं ना, 3 मरले के ऊपर तो वैसे लागू नहीं है जी, और कनाल के भी हैं, लग्जरी हाउसेज भी हैं, 5-5 कनाल के फार्म हाउस भी हैं। वो फिर अब शहरी बादी, ये कौन सी शहरी बादी है? लाहौर की अगर बात कर लें तो कहाँ तक? लाहौर तो सारा शहरी बादी है, ठीक है, बाकी शहरों के अंदर अर्बन लिमिट्स हैं। लाहौर में जो LDA के हदूद हैं, LDA जहाँ तक जा रहा है वो शहरी आबादी के अंदर ही है, और उसके अंदर जो भी सोसाइटीज़ हैं लीगल या इलीगल वो सारी टैक्स नेट में हैं हमारी। ठीक है।
शाहद गिलानी साहब से बात करते हैं। शाहद गिलानी साहब, बताइएगा कि इस वक्त अगर बात करें तो जदीद दौर है, डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल किया जाता है। तमाम महकमे, पुलिस की बात कर ले, दीगर महकमों की बात कर ले, उन्होंने अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाए हुए हैं। तो आप अवेयरनेस के लिए क्या क्या कर रहे हैं? महकमा एक्साइज क्या कर रहा है? बिल्कुल, हमारा भी इसी तरह से काम चल रहा है। इसके सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको ये दे देता हूँ कि पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड के साथ हमारा SLA है। हम लोगों को उनके ज़रिए से पैगाम भेजते हैं। इसके अलावा हमारी सर्विस भी है जिसके ऊपर वो भी PITB रन करता है। वहाँ पे हम लोगों को, शहरियों को मालूमात फराहम करते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट्स के ऊपर हर तरह का डाटा पड़ा हुआ है। और इवन कि हम ये जो नंबर ऑप्शन करते हैं, ये ऑप्शन के ज़रिए, ये भी हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, बड़ा रिफाइंड सिस्टम है। इसके अंदर आप कोई भी जाके ऑप्शन में नंबर ले सकता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम है। इसका हमारे वेबसाइट के ऊपर बाकायदा स्केड्यूल पड़ा होता है कि कौन से नंबर, कौन सी सीरीज, किस दिन इसका नीलामी होगी नंबरों की ऑनलाइन, क्या डेट्स होंगी। इसके अलावा हमने नई एक स्कीम स्टार्ट की है वैनिटी नंबर प्लेट की। आप पर्सनलाइज नंबर प्लेट दे सकते हैं। गवर्नमेंट उसके अंदर भी अच्छा खासा हमें रेवेन्यू आया है, वो भी बड़ा ट्रांसपेरेंट काम है। आपने खुद से कम्बिनेशन बनाना है, खुद ही आपने अप्लाई करना है। हम उसकी अप्रूवल देते हैं कि वो, हम देखते हैं वो नंबर को, नाम या नंबर को इस तरह का तो नहीं है जिससे सोशली कोई इशू डेवलप होता हो तो, या रिलीजियसली कोई मसला बने उसके अंदर। तो जब हमारी टीम उसको अप्रूव कर देती है तो वो ओपन ऑप्शन में चला जाता है और जो बंदा भी उसके अंदर बिड करता है वो विन कर लेता है और वो ठीक ठाक उसमें भी रेवेन्यू है। हमने, और इसके अलावा जो मीडिया हम यूज़ करते हैं, मल्टी मीडिया, ये जो अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, ये सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। तो इनके ज़रिए से हम अवेयरनेस कैंपेन को करते हैं। ये जो रोड चेक्स की बात है, ये तो हमारा लास्ट रूल होता है। जब हम सारी चीज़ें कर चुके होते हैं उसके बाद ये चीज़ें आती हैं। और इसके ऊपर क्या कहेंगे कि जो लोग अभी तक, उनको क्या मैसेज है? अभी तक जो आपको टोकन टैक्स नहीं दे रहे और अभी तक जो है वो ऐसे वक्त गुजार रहे हैं, क्या कहेंगे आप उनको क्या मैसेज देंगे? देखिए जी, जो तो बाशऊर शहरी हैं वो तो यकीन करें इतने सेंसिटाइज्ड होते हैं कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 30 जून को क्लोज होता है, 1 जुलाई को हमारा स्टार्ट हो जाता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। वो लोग 1 जुलाई से ही टैक्स देना शुरू कर देते हैं। वो इतने अवेयर्ड होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते हैं सर क्या हम एडवांस टैक्स जमा करवा सकते हैं। तो ये बहुत सारे शहरी हैं, बहुत सारे, ज़्यादा चंक हमारा ऐसा है जो कि रिबेट पीरियड को अवेल करता है। उसके अंदर से वो टैक्स की अच्छी खासी अमाउंट हम उनको फ्री कर देते हैं, 5% रेट दे देते हैं, कब 10% तक भी जाता रहा UPI के जरिए। तो वो लोग जो हैं वो इससे बड़ा अच्छा फ़ायदा उठाते हैं। और दूसरी जो बिल्कुल क्रॉनिक किस्म के ये डिफाल्टर या कह लें जिनको थोड़ी सी हिलाने जुलाने वाली बात होती है, उनके लिए ये फिर कार्रवाई की जाती हैं। वो मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देते हैं जी कि हमें तो पता ही नहीं था, अब कैश नहीं है जेब में, अभी जाने दें, हम कर देंगे, वादा करते हैं। देखिए सर, पता सारी दुनिया को होता है कि हमारी गाड़ी डिफॉल्ट के अंदर है। हाँ, किसी के लिए कि कोई ना आया हो उसका नहीं मैं कह सकता, वरना घर की गाड़ी हो, पूरे साल में उसको नहीं पता चला कि गाड़ी का टैक्स देना है। पता होता है जब लोग गाड़ी सेल परचेज करते हैं, लोगों को यहाँ तक पता होता है इस गाड़ी का डाटा क्रेडिट कार्ड बना हुआ था एक पहले का, वो किधर है। लोग अगर ये बात पूछते हैं गाड़ी जिससे ले रहे होते हैं, सेलर से परचेजर ले रहा होता है, परचेजर ये बात कहता है, उसको ये नहीं पता कि इसका टैक्स पे करना। इवन कि वो जब टैक्स की बात आती है तो वो कहता है कि जी मैंने तो टोकन टैक्स क्लियर गाड़ी लेनी है आपसे। यानी कि ये सारी चीजें लोगों को पता होती हैं। जब इसी तरह से प्रॉपर्टी, जब गाड़ी खरीदी जाती है पहली मर्तबा, तो उस वक्त ये सारा कुछ पता चल जाता है कि गाड़ी के टोकन शॉर्ट है नहीं है, सारा कुछ तो डीलर बताता है। डीलर बताता है। अब आपकी वेबसाइट्स पे प्राइवेट हर बंदा खुद चेक भी करता है कि नहीं इसके शॉर्ट्स हैं या जो भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब देखें ना, कई प्लेटफॉर्म बन चुके हैं प्राइवेटली, लोगों ने बनाए हुए हैं प्राइवेटली। वो अवेयरनेस देते हैं उसके ऊपर, गाड़ी कैसे खरीदनी है, कौन सी गाड़ी लेनी है। तो मैं नाम नहीं ले सकता उनके, लेकिन वो बड़े मशहूर मरूफ हैं। उनके जरिए से लोग सेल परचेज करते हैं अपनी गाड़ियों की। तो ये सारी चीजें हैं, अवेयर हैं लोग इसके अंदर से। ये बस एक बहाने वाली बात कह लें आप कि लोग जब गाड़ी पकड़े वो कोई ना कोई बहाना लगाते, सर पता नहीं था, ये बात थी, वो थी। बहरहाल हम अपने बीइंग पब्लिक सर्वेंट, हम अपने हदूद के अंदर रहते हुए E&E रूल्स की बेस पे हम उनके साथ अच्छे तरीके से कोऑपरेट करते हैं। इवन कि हमारा जो स्टाफ है कोई बदतमीजी वाला नहीं होता उनके अंदर अंतर।
हम उनको असिस्ट करते हैं, मौके पर उनकी पेमेंट जो करवाते हैं, ई पे के जरिए पेमेंट करनी होती है, कैश हैंडलिंग है कोई नहीं, हम उनको असेस करके उनको PSID दे देते हैं, वो खुद ही पे कर देते हैं। मैंने तो जब भी राउंड्स किए हैं मैंने देखा है नाकों के ऊपर एमिकेबली लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं। ठीक है अहमद सईद साहब, एक हमने सुना था कि अगर कोई ऐसा शहरी टैक्स पे नहीं करता तो उसके मतलब अगर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी तो कोई इनाम वगैरह दिया जाएगा, तो ये है इस तरह की बात? जी बिल्कुल, या तो सिलसिला चल रहा है, ये कामयाब हुआ या इसके ऊपर कोई मैं एक्सप्लेन करता हूँ। पेशरफ्त हुई? एक तो मैं ऐड कर दूँगा कि अवेयरनेस के लिए हम अखबार में इश्तिहार भी देते हैं। हमको मई में एक इश्तिहार दे चुके हैं टोकन टैक्स की और प्रॉपर्टी टैक्स की पेमेंट के लिए कि आपको 30 जून आपकी लास्ट डेट है, आप इसमें टैक्स पे करें और अगर गाड़ी अनरजिस्टर्ड है तो उसको रजिस्टर करवाएं। एक इश्तिहार इस संडे को भी आएगा और इश्तिहार कोई छोटा नहीं होता, अखबार का हाफ पेज हम देते हैं, एक बड़ा इश्तिहार होता है जो हर की नज़रों से गुजरता है। और हर साल ये कैंपेन हम स्टार्ट करते हैं अवेयरनेस की जी, अखबार के थ्रू भी। सोशल मीडिया तो है ही है, हमारे अपने प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट हमारी है, आप किसी जगह पे जाके हिट करके इन्फॉर्मेशन अपनी गाड़ी की ले सकते हैं। इसका टोकन टैक्स अपडेटेड है, इसका कार्ड बन चुका है, इसकी प्लेट जारी हुई कि नहीं हुई, इसकी रजिस्ट्रेशन प्रॉपर हुई कि नहीं हुई, तो इन्फॉर्मेशन तो बेतहाशा हम देते हैं। और आखिरी जो हम अखबार के इश्तिहार के थ्रू भी अवेयरनेस देते हैं कैंपेन। जो आपने प्रॉपर्टी टैक्स की बात की, उसमें हमें एक तो सेल्फ असेसमेंट का आंसर लेकर आए हैं जो इस एरिया के अंदर नया है। और प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर सेल्फ असेसमेंट आपको ये सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो पंजाब एक्साइज पहली दफ़ा लेकर आया है कि आप अपनी प्रॉपर्टी को खुद असेस कर सकते हैं। उसी तरह आपने वेबसाइट पे हमारे पे जाना है, हमारी सर्विस को ओपन करना है, देखना है आपके पर्टिकुलर्स ठीक हैं। आपके पास जो हम जो बिल भिजवाते हैं उसके अंदर एक कोड है, पिन कोड उसको कहते हैं। आप पिन कोड एंटर करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड सारा खुल के आपके पास आ जाएगा। तो आप अपनी प्रॉपर्टी की असेसमेंट के असेसिंग अथॉरिटी आप खुद हैं इस वक्त। तो ये 1 जनवरी से हम इसको लॉन्च कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर इश्यूज़ आते हैं तो फिर एक हमने मेकनिज़म बनाया और लॉज का अप्रूव होने वाला है, वो है विसल ब्लोइंग। कि मेरे घर की अगर असेसमेंट मैंने ठीक नहीं हुई तो शेख साहब उसको पॉइंट आउट कर सकते हैं हमारे सिस्टम के अंदर जाके कि ये ठीक नहीं है, ये एक कनाल का घर है और अहमद सईद ने इसको 7 मरले डिक्लेयर किया हुआ है, इसके 3 फ्लोर हैं और उनके 1 फ्लोर इसको डिक्लेयर किया हुआ है। तो अगर इनकी इन्फॉर्मेशन ठीक निकलेगी, जिसको डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा फील्ड में जाके विज़िट करके, तो उसके अंदर फिर उसको पेनलाइज किया जाएगा उस बंदे को जिसकी अंडर असेसमेंट थी। लेकिन अहमद सईद साहब, इसकी इस तरह की काफ़ी शिकायत आई हैं, लोग कहते हैं कि जी हमारा पिछला टैक्स ऐड कर दिया जाता है, वो चक्कर लगाते रहते हैं। ये तो आप एक बड़ा आइडियल सिचुएशन बता रहे हैं कि जी आप ऑनलाइन चले जाएं और ख़ुद ही अपील करके या खुद ही वहाँ पे जो है करेक्ट करें। इस वक्त अवेलेबल ये फैसिलिटी, तो हम आस्ता आस्ता लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि इस फैसिलिटी को यूज़ करना आप शुरू करें, बजाय इसके कि आपको ETO के पास जाना पड़े, असेसिंग अथॉरिटी के पास जाना पड़े। आप अपनी असेसिंग अथॉरिटी खुद हैं इस वक्त लॉ के मुताबिक। तो ये हमने इनिशिएट कर दिया, इसको लॉन्च कर दिया है और इसको हम अब लोगों के पास अवेयरनेस के लिए लेके जा रहे हैं कि आप इसको स्टार्ट करें, चेक करें, हमारे अगर पर्टिकुलर गलत हो तो आप इसको खुद ठीक कर सकते हैं। जी शेख साहब। मियाँ साहब, 2 गुजारिशात हैं मेरी। एक तो शायद गिलानी साहब अभी वो बता रहे थे वैनिटी नंबर प्लेट्स के बारे में, और कुछ शिकायत थी कि लोगों को नंबर प्लेट्स नहीं मिल रही। ये वो उसके बारे में तो ये है कि वो एक वफाकी एक हमारी मिनिस्ट्री है, उसकी एक कंपनी है, उस कंपनी को वो दिया गया था कॉन्ट्रैक्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया था अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो साबिक निगरान पंजाब हुकूमत के दौर में। और उसके बाद जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से मखसूस स्पेसिफिकेशन दे दी गई थी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई, उस तरह से कि इस तरह की नंबर प्लेट इस नमूने के मुताबिक बना सकते हैं। तो ये वैनिटी नंबर प्लेट के बारे में मैं लाजमी ऐड करना चाहूँगा। ये एक बड़ा ही मुनफरिद किस्म का ये पंजाब के एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये इकदाम जो है वो शुरू किया है। अहमद सईद साहब उस मामले में वो मुझसे ज़्यादा आगाह हैं, शायद गिलानी साहब तो बराह रास्त उस मामले को देख रहे हैं। तो वो ये एक पंजाब में पहली बार था ये कि अपनी मर्जी का, मेरा नाम अगर इदरीस शेख है तो इदरीस 1 या शेख 7 इस तरह का कोई भी बंदा अपनी मर्जी की नंबर प्लेट ले सकता है। और ये बड़ा एक अहम तरीन एक्साइज डिपार्टमेंट की जानिब से ये एक स्टेप लिया गया था जो कि रेवेन्यू में इजाफे का सबब बन रहा है। और जो कॉर्पोरेट कंपनीज हैं वो भी इस सिलसिले में, उनसे भी जो है करोड़ों रुपए की आमदन जो है वो इस सिलसिले में मुतवक्के है। तो ये विसल ब्लो वाला मामला अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त काम करे तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम रवा माली साल जो कि ख़त्म हो रहा है तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, इसी माली साल का जो पहला वो जो था कैबिनेट थी या गुज़िश्ता माली साल की आखिरी कैबिनेट में ये विसल ब्लो वाला जो है उसकी अप्रूवल दी गई थी, उसके बाद डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर काम किया। तो तकरीबन ये 1 साल लग गया इस पर, और आपका अपना स्टाफ भी वो चाहते हैं कि हम टैक्स चोरी की इतला दें और हमें लाखों रुपए मिले इस पर।
जी बिल्कुल सही शेख साहब आपने पॉइंट आउट किया। तो एक तरीक़ेकार होता है गवर्नमेंट का, इसी साल इसको हमने इनिशिएट किया था गवर्नमेंट के पास। तो कैबिनेट पहले इन प्रिंसिपल अप्रूवल देती है एक आईडीए की, तो ये तरीक़ेकार होता है। आईडीए के बाद जो अप्रूवल आती है उसके बाद उसके फिर एक्ट और रूल्स बनने शुरू होते हैं, तो इसमें एक टाइम लगता है। और फिर एक्ट और रूल्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के बाद फिर लॉ डिपार्टमेंट उसको वेट करता है। तो इस साल के अंदर अंदर इसके अप्रूवल के इंशाल्लाह चांसेस ये कंप्लीट हो जाएगा। जी बिल्कुल। शाहिद गिलानी साहब, आपसे सवाल ये है कि जो फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, लोगों को शौक होता है, वो लगवाते हैं और आप यकीनन उसकी अप्रूवल भी देते हैं, तो क्या ये एक ऐसा तरीकाकार है जिससे आप मजीद रेवेन्यू इकट्ठा कर सकते हैं? ये इस तरह का सिलसिला है? जी बिल्कुल बिल्कुल जी, इसके अंदर रेवेन्यू अच्छा खासा इकट्ठा किया हमने। ये अभी इतनी ज़्यादा आप कह लें कि चीज़ अभी फैली नहीं लोगों के अंदर। हमने इसके अंदर बड़ी अवेयरनेस कैंपेन की। स्टार्ट में हमने सेमिनार्स किए, हमने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उनको यूज़ किया, हमने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ किया, हमने बड़ा इसके ऊपर काम किया। उसके बाद हमने इस स्कीम को लॉन्च किया और ये अच्छे खासा रिजल्ट आना शुरू हो गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह 100 मिलियन से ऊपर रेवेन्यू इसके अंदर इकट्ठा करने में कामयाब हो चुका हूँ, जो कि बिल्कुल एक आपको पता ही है, जो शौकीन लोग हैं जो अपने पसंद का नंबर या अपनी पहचान के लिए कोई चीज़ लेना चाहते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। कि जैसे जैसे ये चीज़ आम होगी पब्लिकली, तो ये आप देखिएगा कि इसके अंदर ठीक ठाक और मजीद रेवेन्यू आएगा। मेरा टारगेट था कि मैं 100 मिलियन क्रॉस कर दूँ ये जून क्लोजिंग से पहले, सिर्फ इस मंथ के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह वो उससे ऊपर चला गया। तो ये मजीद इसके अंदर मैंने मजीद कुछ नंबरों की अप्रूवल दी है, कोई एक दिन पहले उसके पैसे भी आएंगे। 30 जून से पहले मजीद पैसे आएंगे। बिल्कुल तो ठीक है ये जी। अच्छी इनिशिएटिव है, ये गवर्नमेंट का अच्छा इनिशिएटिव है। अगर किसी का दिल करता है अपनी मोटर बाइक कार के लिए कोई ऐसा नंबर लगाना जिसे वो समझता हो कि ये बहुत मेरे लिए पहचान की बात है, तो हमने उसको शुरू कर दिया इस चीज़ को। ना कि कोई वायलेशन में आए, कोई एक्साइज पकड़े, पुलिस पकड़े उसको, तो वो लीगली उस चीज़ को ले ले। शाहिद गिलानी साहब, क्या मैसेज देंगे आखिर पर शहरियों के लिए? देखिए जी, जो शहरी हैं हमारे, ये हमारे प्रोस्पेक्टिव कस्टमर हैं। हमने अपनी पैराडाइम शिफ्ट कर ली है। हम इनको एज अ पब्लिक ट्रीट नहीं करते, हम इनको कस्टमर ट्रीट करते हैं। हम इनको अच्छी सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम चाहते हैं कि ये हमारे पास आएँ, हमारे ऑफिस को विजिट करें और देखें कि हम उनके साथ कितना अच्छा सलूक करते हैं। हमने उनकी सर्विस को ऑनलाइन कर दिया। उनको दफ्तर आने से भी इवन के कोई ज़रूरत नहीं हमारे ऑफिस भी आए, लेकिन उनकी मेहरबानी है। हम उनसे ये तवक्को करते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू सबसे ज़्यादा देखें, गवर्नमेंट का काम है रेवेन्यू जनरेट करना और वहाँ पे खर्च करना। अवाम देगी पैसा तो इन पे खर्च होगा। तो मेहरबानी करके जो डिफॉल्ट के अंदर लोग हैं वो उसको पे करें 30 जून से पहले, ताकि हम अपने टारगेट से भी ऊपर जाएं। तो ये पैसा इवेंचुअली इन लोगों के ऊपर ही खर्च होना। जो हमारे कस्टमर जिनको हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उस सर्विस से हट के मजीद गवर्नमेंट इनके लिए तो पैसा खर्च करेगी इनकी बहबूद के लिए, फलाह के लिए। अदरीश शेख साहब, क्या कहेंगे आप? बीइंग जर्नलिस्ट हम तमाम पहलुओं को उजागर करते हैं, तो सहूलियात जो है वो एक्साइज का जो अमला है उसको फ्राहम की जानी चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, अदरीश शेख साहब और शाहिद अली गिलानी साहब। नाज़रीन, रिकॉर्ड जो है वो रेवेन्यू इकट्ठा किया गया और उम्मीद की जाती है कि जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब की जानब से लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को ईद कुर्बान के ऊपर जो है वो अप्रिशिएट किया गया, तो इस महकमे को भी अगर तारीख में इन्होंने ये काम किया है, इससे पहले नहीं किया गया, इतनी रिकवरी की है और टारगेट मजीद जो है वो 30 जून तक ये हासिल करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो फिर यकीनी तौर पर भी जो महकमा अच्छा काम करता है उनको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।